ने दागे हैं 60 से ज्यादा रॉकेट। दक्षिण कोरिया जल क्षेत्र में गिरे हैं रॉकेट और 2 दिन से लगातार किम की फायरिंग की भी जानकारी सामने आ रही है। शुक्रवार को फायर किए गए 200 रॉकेट और दक्षिण कोरिया की किम को चेतावनी भी सामने आई है। एक बार फिर से आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, 2 दिन से लगातार किम की फायरिंग की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा खबर यह है कि शुक्रवार को फायर किए गए हैं 200 के करीब रॉकेट और साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि दक्षिण कोरिया की किम को चेतावनी भी है। इधर यूक्रेन युद्ध में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ प्रहार करके रूस का साकी एयरबेस तबाह कर दिया है। साथ ही रूस की सेना के टॉप कमांडर्स भी मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के कामिकाजी और ड्रोन ब्लास्ट के बाद पुतिन ने अपने कमांडर्स की मौत के प्रतिशोध का ऐलान कर दिया है। क्रेमलिन की आपात बैठक में तय हो गया है कि यूक्रेन की चारों दिशाओं को बारूद से नष्ट कर दिया जाएगा। रूस की स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। जंग यूक्रेन के नियंत्रण वाली धरती से रूस के कब्जे वाली जमीन पर शिफ्ट हो गई है। खेरसोन तक यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर रूस की बमबारी जारी है। लेकिन यूक्रेन के प्रतिशोध का बारूदी बवंडर रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर बरस रहा है। क्रीमिया 100 घंटे से जंग का मैदान बना है। यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से क्रीमिया के कोने कोने में कोहराम मचा दिया है। पांच दिन से क्रीमिया पर बारूदी वर्षा जारी है। यूक्रेन ने 20 से ज्यादा मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। 5 जनवरी को रूस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। साकी एयरबेस पर यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया है। साकी एयरबेस हमले में यूक्रेन के 23 सैन्य अफसरों के मारे जाने की खबर है। रूस के सेना प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव की मौत की आशंका भी है। नए साल में यूक्रेन नई बारूदी शक्ति के साथ क्रीमिया में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के अहम सैन्य ठिकाने हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक क्रीमिया में बारूदी वर्षा जारी है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल, सिम्फेरोपोल, साकी, येवपतोरिया, जानकोई, फियोदोसिया, कर्च सहित कई इलाकों में यूक्रेन 5 दिन से मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। 5 जनवरी को यूक्रेन ने सुबह से रात तक क्रीमिया पर 3 बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए। 5 जनवरी के हमले में रूस को सबसे बड़ा सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से क्रीमिया के साकी एयरबेस को निशाना बनाया। खबर है कि स्टॉर्म शैडो हमले में रूस के 23 सैन्य अफसर मारे गए। मारे जाने वालों में 9 अफसर स्पेशल फोर्सेस के थे और 5 हाई रैंक कमांडर थे। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हमले में रूस के सेना प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव की मौत हो गई। गेरासिमोव रूस की तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और रूस के उप रक्षा मंत्री भी हैं। गेरासिमोव की मौत के बारे में रूस ने कोई जानकारी नहीं दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने बड़े हमले के लिए यूक्रेनी वायुसेना को बधाई दी है। अगर सोशल मीडिया और यूक्रेन के दावे सच हैं तो ये रूस के लिए सबसे बड़ा झटका है।
क्योंकि क्रीमिया पर हुए अब तक के हमलों से ये सबसे बड़ा नुकसान है। 2022 के बाद साकी एयरबेस पर यह दूसरा हमला हुआ है। अगस्त 2022 को यूक्रेन ने पहली बार साकी एयरबेस पर हमला किया था। तब एडवांस नेपच्यून मिसाइल से साकी एयरबेस को टारगेट किया गया था। तब साकी एयरबेस पर एक के बाद एक 15 धमाके हुए थे। धमाके के बाद सैटेलाइट तस्वीरों से जानकारी सामने आई थी कि रूस के 5 Su-24, 3 Su-30SM जलकर खाक हो गए थे, जबकि 2 Su-24, 1 Su-30SM को काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन 5 जनवरी 2024 के हमले में रूस के सेना प्रमुख सहित कई बड़े अफसरों के मारे जाने की खबर है। और अगर ये सच है तो रूस के युद्ध नीति निर्माता मारे गए हैं, जिससे युद्ध की दिशा और दशा दोनों पर बुरा असर पड़ना तय है। दो दिन में यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 4 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के येवपतोरिया पर हमले किए हैं और यूक्रेन ने येवपतोरिया पर 10 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले किए हैं और इस हमले में रूस का एक कमांड पोस्ट तबाह हो गया है। कमांड पोस्ट पर तैनात S-200 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह होने की खबर है और इन सब के अलावा यूखार्निया बाल्का एयरफील्ड पर यूक्रेन ने हमले किए हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से सेवास्तोपोल में रूस के एक रडार सेंटर के नष्ट होने की भी खबर है। 4 जनवरी को ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर 50 से ज्यादा ड्रोन हमले किए थे। हालांकि रूस ने यह दावा किया कि यूक्रेन के 37 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए हैं। 5 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर हमला किया और इस हमले के लिए भी ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में रूसी सेना के 23 अफसर मारे जाने की जानकारी है। 5 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया पर 3 बार हमले किए। लगातार दूसरे दिन यूक्रेन ने क्रीमिया पर 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। यूक्रेन स्वॉर्म स्टाइल में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर हमले कर रहा है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेस एक साथ कई ड्रोन लॉन्च कर रही हैं। यूक्रेन एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन हमले कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन हमले रोकने में डिफेंस सिस्टम करीब 70 से 80% ही कामयाब हो पाता है। रूस के पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 50 में से 36 ड्रोन गिरा दिए हैं। इस तरह केवल 72% ड्रोन ही रूस गिराने में कामयाब रहा है। यूक्रेन स्वाम नीति से ही क्रीमिया पर सफल हमले कर रहा है। ड्रोन के साथ साथ क्रीमिया पर मिसाइल हमले भी किए जा रहे हैं। ये हमले स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किए जा रहे हैं जो ब्रिटेन से यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हैं। इसीलिए पुतिन ने यूक्रेन और ब्रिटेन से जनरल की मौत के प्रतिशोध की तैयारी कर ली है। साकी एयरबेस पर हमले के बाद रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की देर रात क्रेमलिन में बैठक हुई। इस बैठक में यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटने का प्लान बनाया गया है। रूस ने अपने एरोस्पेस और नेवल फोर्सेस को पोलैंड बॉर्डर के नजदीक खमेलनित्स्की, तेर्नोपिल, लवीव, रिन्वे, लुत्स पर हमले करने का आदेश दिया है। इस क्षेत्र में यूक्रेन के हथियार गोदाम है जहां स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और ड्रोन का जखीरा रखा गया है। यानी यूक्रेन पहुंचने वाले सभी हथियारों को एक ही झटके में खाक करने का प्लान तैयार हो चुका है। इसके साथ ही ब्लैक सी से आने वाले सप्लाई को भी रोकने का प्लान एक्टिवेट हो चुका है। काला सागर से होकर यूक्रेन पहुंचने वाले हथियारों पर तुर्की ने प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की ने यूके से यूक्रेन को मिले माइन स्वीपर जहाज को रास्ता देने से इनकार कर दिया है। तुर्की ने कहा है कि तनाव बढ़ने की आशंका के चलते यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य सहायता बॉस्फोरस स्ट्रेट से नहीं गुजरने दी जाएगी।
पुतिन ने यूक्रेन की सप्लाई काटने के लिए गाजा का समर्थन करके तुर्की को अपने पाले में खड़ा कर लिया है। हथियार सप्लाई घट रही है और अब रूस ने यूक्रेन पर अंतिम और निर्णायक प्रहार की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बेलगोरोद में फिर यूक्रेन की भीषण गोलाबारी हुई है। यूक्रेनी गोलाबारी में बेलगोरोद में 30 पर घर ध्वस्त होने की जानकारी है। आज भी जारी है यूक्रेन की गोलाबारी और रूसी सेना ने यूक्रेन सीमा पर शुरू की है बमबारी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सायरन की आवाजें लगातार यूक्रेन में इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें और हालात है, यूक्रेन की भीषण गोलाबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 30 घर ध्वस्त होने की जानकारी है। और इधर खबर यह है कि युद्ध के मैदान में नया बारूदी कोहराम मच गया है। यूक्रेनी सेना रूसी धरती को 100 घंटे से लगातार दहला रही है। कुर्स्क, वोरोनिश और बेलगोरोद में लगातार मिसाइल विस्फोट हो रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स से ये हमले अपनी जमीन को बचाने की कोशिश के तहत हो रहे हैं। साथ ही जेलेंस्की अब युद्ध को रूसी धरती पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जेलेंस्की ने रूस में अपने 3 टारगेट फिक्स किए हैं। इन तीनों लक्ष्यों को समाप्त कर जेलेंस्की सेना क्रेमलिन की कमर तोड़ना चाहती है। ये वो बारूद है जिससे रूस की धरती दहल रही है। ये वो विस्फोट है जिससे बेलगोरोद बर्बाद हो रहा है। ये विनाश की वो आंधी है जिससे रूसी शहरों की बर्बादी होती जा रही है। यूक्रेनी सेना क्रीमिया के साथ बेलगोरोद पर लगातार भीषण हमले कर रही है। बेलगोरोद में तो यूक्रेन के हमले 100 घंटे से जारी हैं। बेलगोरोद में यूक्रेन की बारूदी वर्षा 31 दिसंबर को शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने जिस तरह से जबरदस्त हमला किया है, उससे बेलगोरोद से लेकर मॉस्को तक खलबली मच गई है। बेलगोरोद में 100 घंटे से जो हमले हो रहे हैं वो यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी करवा रही है। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस ने रूस की धरती पर जंग लड़ने का प्लान बनाया है। यूक्रेनी सेना अब इसी प्लान को अंजाम देने में जुटी है। बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले इतने भीषण हो गए हैं कि बेलगोरोद के गवर्नर ने कई इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। बेलगोरोद के लोगों को बंकर में भेजा जा रहा है ताकि रूसी लोगों को हमले से बचाया जा सके। यूक्रेन ने अब रूस के पश्चिमी सीमाई क्षेत्र को वॉर फ्रंट बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन से सटे रूस के 3 राज्य हैं। पहला बेलगोरोद, दूसरा कुर्स्क और तीसरा वोरोनिश। ये 3 इलाके इस वक्त यूक्रेन के प्राइम टारगेट पर हैं। इन्हीं तीनों इलाकों पर यूक्रेन फोर्स लगातार हमले कर रही है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन बेलगोरोद, कुर्स्क और वोरोनिश में भीषण हमले क्यों कर रहा है? इसके पीछे जेलेंस्की सेना का मकसद क्या है? इन सवालों का जवाब है रूसी एयरफोर्स और न्यूक्लियर फोर्स की वो तैनाती जो इन तीनों शहरों में है। यूक्रेनी सेना रूस की धरती पर जिन 3 जगहों पर हमले कर रही है, उनमें पहला है बेलगोरोद। यहाँ पर रूसी सेना का न्यूक्लियर सेंटर है और इसी सेंटर पर सरमत और यार्स जैसी रूस की घातक परमाणु मिसाइलें हैं। यूक्रेन ने इस एटमी सेंटर को तबाह कर रूस के बारूद से ही रूस में एटमी जलजला लाने का खतरनाक प्लान तैयार किया है। जेलेंस्की का दूसरा टारगेट है कुर्स्क। यहाँ पर
रूसी एयरफोर्स का एयरबेस है। इस एयरबेस पर रूस के सुखोई, मिग और TU बम तैनात है। यूक्रेन इन्हें भी जलाना चाहता है ताकि रूस के हवाई हमले करने की ताकत को कमजोर किया जा सके। यूक्रेन के तीसरे टारगेट का नाम है वोरोनिश। यहाँ रूसी एयरफोर्स का माल्शेवो एयरबेस है और माल्शेवो एयरबेस पर भी रूस ने अपना घातक एयरक्राफ्ट और बॉम्बर डिप्लॉय किया हुआ है। यूक्रेन पर ज्यादातर हवाई हमले इसी बेस पर तैनात एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की सेना इससे भी भस्म कर देने की कोशिश कर रही है। हालांकि सच ये है कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस अब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई है। यूक्रेन बेलगरोद में मौजूद रूस के न्यूक्लियर सेंटर कुर्स्क और वोरोनिश में मौजूद एयरबेस को जलाना चाहता है। अगर यूक्रेनी सेना अपने इस मकसद में कामयाब रही तो युद्ध के मैदान में बहुत विनाशक मोड़ आ सकता है। पुतिन अपनी और रूस की शान बचाने के लिए एटमी विस्फोट कर सकते हैं। पुतिन और उनके वॉर कमांडर ने युद्ध को लेकर जो सोचा था वो अब तक नहीं हो पाया है। रूस के भीषण हमले के बाद भी न तो यूक्रेन की हार हुई और न ही उसने सरेंडर किया। युद्ध को 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना अब भी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। यूक्रेनी सेना इस वक्त जिस तरह से रूस में हमले कर रही है वो इस बात का ऐलान है कि हाल फिलहाल के दिनों में यूक्रेन हारने वाला नहीं है। दरअसल रूस की सीमा से सटे यूक्रेन के शहर सुमी और खार्किव हैं। रूस इन दोनों शहरों पर कुर्स्क, बेलगोरोद और वोरोनिश से हमले कर रहा है। रूस भीषण हमला कर सुमी और खार्किव पर कब्जा करना चाहता है और यूक्रेनी फोर्स अपने दोनों शहरों को बचाने के लिए जंग लड़ रही है। सुमी और खार्किव को बचाने के लिए यूक्रेन वोरोनिश, कुर्स्क और बेलगोरोद पर हमले कर रहा है। रूसी धरती पर लगातार हो रहे विस्फोट से पुतिन आग बबूला है। क्रेमलिन ने रूसी सेना को भीषण हमले का आदेश दे दिया है। रूस यूक्रेनी शहरों पर बारूदी बारिश कर रहा है, लेकिन इससे भी यूक्रेन के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। यूक्रेन की ड्रोन और मिसाइल फोर्स अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी में है ताकि सुमी और खार्किव को बचाया जा सके। लेकिन एक बात तय है कि अगर यूक्रेन ने रूस की जमीन पर बहुत बड़ा हमला किया तो पुतिन के पास परमाणु हमले के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। रूस ने यूक्रेनी सेना का Mi-8 हेलीकॉप्टर गिराया है। खेरसोन में रूस ने ध्वस्त किया हेलीकॉप्टर। यूक्रेन की 4 मिसाइलें भी रूस ने हवा में गिरा दी हैं। यूक्रेन में पुतिन का बारूदी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसी मुश्किल घड़ी में ज़ेलेंस्की को बाइडेन ने भी बहुत बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन को और ज्यादा मदद देने से अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन के लिए उसका फंड खत्म हो गया है। अमेरिका के इस फैसले से नेटो के खेमे में सन्नाटा है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को पुतिन के प्रहार से अब कौन बचाएगा, और खासकर ऐसे समय में जब यूक्रेन की सेना के अंदर ही ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत तो हो रही है, तो ऐसे नाजुक वक्त में ज़ेलेंस्की का रक्षक बनने के लिए सामने कौन आ रहा है? रूसी हमलों से यूक्रेन पहले ही पस्त हो चुका है। रूस के लगातार बारूदी प्रहार से यूक्रेन पहले ही करा रहा है। पुतिन ने यूक्रेन में तबाही का ऐसा जलजला ला दिया है जिससे यूक्रेनी सैनिक डरने लगे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी भी यूक्रेन सरेंडर के लिए मजबूर हो सकता है।
लेकिन जंग में सरेंडर का संकट आने से पहले यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका उसके सबसे बड़े मददगार अमेरिका ने दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका अब और मदद नहीं दे पाएगा। पेंटागन की तरफ से ऐलान किया गया है कि यूक्रेन को पहले जैसी मदद दे पाना अब संभव नहीं है। यूक्रेन के लिए अमेरिका के पास कोई अतिरिक्त फंड नहीं है। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में माना कि यूक्रेन को देने के लिए अमेरिका के फंड खत्म हो गए। यही नहीं, पेंटागन ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन को दिए गए हथियारों को रिप्लेस भी नहीं करेगा। यूक्रेन को मदद से पीछे हटने की अमेरिका के ऐलान के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने जेलेंस्की को मदद देने का दूसरा तरीका खोजा है। यूक्रेन की सहायता के लिए यूरोपियन यूनियन ऑपरेशनल सॉल्यूशन तैयार कर रहा है। यूक्रेन के लिए 4 साल की फंडिंग पैकेज पर 1 फरवरी को यूरोपियन यूनियन की बैठक होगी। ईयू चीफ ने कहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए ब्रसेल्स के प्लान बी पर भी नजर है। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में यूक्रेन को $55 अरब का पैकेज देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हंगरी ने यूक्रेन को $55 अरब के पैकेज को मंजूरी नहीं दी। यूरोपियन यूनियन के 27 में से 26 देश यूक्रेन के साथ हैं, जबकि हंगरी लगातार यूक्रेन का विरोध कर रहा है। यूक्रेन को अब अधर में फंसाकर नेटो देशों में भी खलबली मची हुई है। यूक्रेन को अमेरिका से जारी मदद से हाथ खींच लेने के बाद नेटो देशों में खासी नाराजगी। इस बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन में भयानक हमले किए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर पूर्वी यूक्रेन तक रूसी हमलों से दहल रहे हैं। रूसी एरोस्पेस फोर्स के Su-25 फाइटर पूर्वी यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। सोलेदार, आर्तेमोवस्क और मरियंका में पुतिन की सेना का कब्जा हो चुका है। ये सभी इलाके पूर्वी यूक्रेन के हिस्से हैं। अब रूसी सेना खार्किव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस खार्किव के पास बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के चीफ डेनिस पुशलिन ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन के सोलेदर, आर्तेमोवस्क और मरियंका पर कब्जे के बाद खार्किव टारगेट पर है। हाल ही में कीव के अलावा खार्किव पर रूस ने बेतहाशा मिसाइल हमले किए हैं। बेलगोरोद पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के जवाब में रूस ने खार्किव पर मिसाइलों की बौछार करके ये ऐलान कर दिया है कि पुतिन कीव और खार्किव पर कब्जा करके मानेंगे। हथियारों की कमी से पहले ही यूक्रेनी सेना जूझ रही है। अब कीव से लेकर खार्किव तक रूस के बढ़ते हमलों से यूक्रेन के हौसले पस्त हो चुके हैं। रूसी सेना ने शुक्रवार को पूरे यूक्रेन में कामिकाज़े ड्रोन की नई खेप लॉन्च करके यूक्रेन को दहला दिया। पिछले 72 घंटों में यूक्रेन से आई विध्वंसक तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं कि रूसी हमलों से यूक्रेन के कई इलाके तबाहिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। रूसी सेना यूक्रेन के हमलों को नाकाम करने के लिए बैटल ग्राउंड में कई तरह से चकमे भी दे रही है। इसके लिए वो ऐसे हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही है जिससे यूक्रेन के ड्रोन और आर्टिलरी धोखे में आ जाएं। रूसी सेना अब यूक्रेन को हर तरह से तबाह कर देने के लिए उसके हर ठिकाने पर बारूद बरसा रही है।
यूक्रेन के हथियार डिपो के अलावा तेल डिपो, गैस सेंटर, बिजली घर पर भी रूस लगातार हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेनी फोर्स के फ्यूल सप्लाई बेस को निशाना बनाकर रूस ने जबरदस्त मिसाइल हमला किया, जिसमें यूक्रेन का सप्लाई बेस ध्वस्त हो गया। यूक्रेन को तबाह कर देने वाले रूसी हमलों और यूक्रेन की मदद से अमेरिका को पीछे हटते देखकर लातविया ने बड़ा बयान दिया है। लातविया के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस के हमले कभी नहीं रुकेंगे। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को मदद जारी रखनी होगी। साथ ही रूस को रोकने के लिए नेटो को लंबी रणनीति पर काम करना होगा। लातविया ने आशंका जताई है कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो पुतिन का विजय रथ यूरोप की तरफ बढ़ेगा। नेटो देश पुतिन के बढ़ते हमलों से इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि रूस यूक्रेन का जबरदस्त नुकसान कर चुका है। डोनेत्स्क में यूक्रेन के 280 सैनिक मारे गए हैं। 7 युद्धवाहन, एक 122 mm RM-70 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 152 mm MSTF-B और T-20 हॉवित्जर के अलावा यूक्रेन के 3 120 mm मोर्टार भी नष्ट हो गए। इसके अलावा यूक्रेनी सेना में फूट भी बढ़ती जा रही है। ज़ेलेंस्की की सेना हथियार चाहती है या फिर सरेंडर के लिए तैयार है, लेकिन ज़ेलेंस्की सैनिकों पर लड़ने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में बहुत से यूक्रेनी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए हैं। यूक्रेन ने भागने वाले सैनिकों को गोली तक मारने का आदेश जारी कर दिया है। जाहिर है यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूट रहा है, सब्र खत्म हो रहा है, क्योंकि लड़ने के लिए हथियार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ रूस ने इतने विध्वंसक हथियार निकाले हैं जो कीव से लेकर खार्किव तक तबाही मचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेत्स्क में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेन के 90 सैनिकों की जान चली गई है। रूस ने आसमान से यूक्रेनी ठिकानों को ध्वस्त किया है। दक्षिण डोनेत्स्क में रूस का यूक्रेन पर हमला, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने समंदर में अपना विनाशक उतार दिया है। कीव को दहलाने वाले पुतिन ने अब समंदर का सिकंदर बनने का प्लान तैयार किया है, जो उसे जंग में अपराजित बना देगा। ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक तक पुतिन ने विश्व विनाशक तैयारियां कर ली है। ब्लू जोन में बैटल ग्राउंड में पुतिन ने वो हथियार उतार दिए हैं जिसका नेटो के पास कोई तोड़ नहीं है। क्या कीव के बाद पुतिन का एक और बड़ा प्लान है? क्या कीव जीतने के बाद पुतिन रुकने वाले नहीं हैं? आखिर क्यों पुतिन की एक चाल से नेटो सहम गया है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट, पुतिन का समुद्र मंथन, अब बाइडेन से सीधा रण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब समंदर में सुनामी लाने का ऐलान कर दिया है। ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक तक रूस ने अपने एक एक दुश्मन को दहलाने का वो संकल्प लिया है जिससे पूरा नेटो सहम गया है। पुतिन ब्लू बैटल जोन में वो जलजला लाने की तैयारी कर रहे हैं जो न सिर्फ नेटो के कई देशों को दहला देगा बल्कि बाल्टिक देश भी थर्रा गए हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर पैनी नजर रखने वाले जानकार कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध समंदर के रास्ते ही लड़ा जाएगा, लेकिन पुतिन ने समंदर पर बादशाहत की वो तैयारियां कर ली हैं जिसके बारे में उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका सोच भी नहीं सकता।
अब समंदर की तरफ से किए जाने वाले किसी भी आघात पर रूस ऐसा प्रतिघात करेगा कि उसके दुश्मन अगला कोई भी वार करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और इसकी शुरुआत रूस ने अभी से कर दी है। तारीख 5 जनवरी 2023, वक्त दोपहर 12:30 बजे। ब्लैक सी के ऊपर बड़ी हलचल हुई। यूक्रेन ने ब्लैक सी की तरफ नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी। हवा को चीरते हुए ये मिसाइल तेजी से रशियन वॉरशिप की तरफ बढ़ रही थी। तभी रूस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्ट इलाके में रूस ने यूक्रेन की तरफ से दागी गई मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। कहने को तो रूस ने सिर्फ एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, लेकिन इस हमले को नाकाम कर रूस ने बता दिया कि वो किसी भी तरह के अटैक के लिए तैयार है। इसके बाद ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक तक खलबली मच गई। नेटो सहम गया। बाल्टिक देश लातविया के विदेश मंत्री ने ये कहते हुए सनसनी मचा दी कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। रूस यूक्रेन जंग का अंजाम कुछ भी हो, पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। उनका अगला टारगेट नेटो का कोई देश हो सकता है, या फिर पुतिन बाल्टिक देशों पर भी हमला कर सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में लातविया के विदेश मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री कोप्यानिस करिश ने कहा, पश्चिमी देशों को रूस से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की जरूरत है। रूस रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन में अगर रूस को रोक भी लिया तब भी ये जंग नहीं थमने वाली। इसका मतलब है नेटो को लंबे समय के लिए तैयारी करनी होगी। यूक्रेन में जंग रुक भी गई तब भी पुतिन की वॉर मशीन लगातार काम पर होगी। रूस हमें भड़काएगा, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। लातविया के विदेश मंत्री का ये डर जायज भी है, क्योंकि रूस का बॉर्डर सीधे बाल्टिक देशों से लगता है। पुतिन को हल्के में लेना नेटो को पहले ही भारी पड़ चुका है। पुतिन ने न सिर्फ ब्लैक सी के अपने गढ़ पर कब्जा कायम कर लिया है, बल्कि यूक्रेन पर केमिकल अटैक भी शुरू कर दिया है। इसी के बाद कीव से लेकर लंदन और वॉशिंगटन तक दहशत की नई लहर फैल गई है। दावा किया जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही रूस ने कीव की नेपच्यून मिसाइल को मार गिराया, उसके फौरन बाद रूस ने समंदर में शक्ति प्रदर्शन का एक वीडियो भी जारी कर दिया। इस वीडियो के जरिए रूस ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो कभी भी समंदर में सुनामी ला सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसके आगे टिकने वाली नहीं है। रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह अटैक हेलीकॉप्टर और वॉरशिप से समंदर में मिलिट्री ड्रिल की जा रही है। रशियन मरीन्स ने हेलीकॉप्टर से ही ताबड़तोड़ अपने टारगेट पर अटैक किया। आसमान से अपने टारगेट पर बारूद बरसाने के बाद ये हेलीकॉप्टर समंदर में इस वॉरशिप पर ही लैंड हो गया। ब्लैक सी में वॉरशिप के साथ अटैक हेलीकॉप्टर की ये ड्रिल दुश्मन पर बहुत भारी पड़ सकती है। सिर्फ यही नहीं, रूस ने समंदर का वो प्लान बना लिया है जिसके आगे नेटो की किसी भी बड़ी ताकत का टिकना बहुत मुश्किल है। आर्कटिक महासागर में भी रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन ड्रिल की तैयारी कर ली है, यानी बर्फ और पानी के बीच रूस की न्यूक्लियर सबमरीन बहुत बड़ी वॉर ड्रिल करने वाली है। नॉर्दर्न फ्लीट सबमरीन्स आर्कटिक में ड्रिल करेगी। न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ आइस नेविगेशन होगी। क्रू मेंबर्स को स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्कटिक में किसी भी मूवमेंट के लिए रूस की बड़ी तैयारी है। यानी अपनी शक्तिशाली न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए मशहूर रूस समंदर में अपने दुश्मनों का मुकाबला करने की वो घातक तैयारी कर रहा है जिसके आगे पश्चिमी देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर भी बौने नजर आते हैं। अब देखिए रूस के कौन से घातक हथियार समंदर में 24 घंटे तैयार हैं। यार्ड्स की तैनाती,
रेंज 12,000 किलोमीटर, टारगेट अमेरिका, ब्रिटेन, बाल्टिक देश। एवन गार्ड की तैनाती, रेंज 6,000 किलोमीटर, टारगेट नेटो समेत यूरोप के कई देश। सरमत की तैनाती, रेंज 18,000 किलोमीटर, टारगेट पूरा यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन। सबमरीन से बुलवा का टेस्ट, रेंज 8,000 किलोमीटर, टारगेट नेटो समेत यूरोप के कई देश। यानी रूस की इस विनाशक तैयारी के आगे नेटो का प्लान छोटा, बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का हाल ये है कि उन्हें अपने अफसरों की तैनाती के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन देना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटिश रॉयल नेवी को अपने न्यूक्लियर सबमरीन चीफ की पोस्ट के लिए लिंक्डइन पर विज्ञापन देना पड़ रहा है। इस वक्त ब्रिटेन के न्यूक्लियर सबमरीन चीफ के तौर पर रियर एडमिरल साइमन एस्क्विथ तैनात है, लेकिन वो जल्द रिटायर होने वाले हैं। लेकिन ब्रिटिश नेवी को समझ नहीं आ रहा कि उनकी जगह किसे तैनात किया जाए, इसलिए उसे सोशल मीडिया पर विज्ञापन पोस्ट करना पड़ा। ब्रिटिश आर्मी और नेवी में इस पर खूब चर्चा हो रही है और सब इसे शर्मिंदा करने वाली हरकत बता रहे हैं। यानी एक तरफ रूस समंदर में भीषण विनाश लाने के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर उसके दुश्मनों की तैयारियां बहुत फीकी नजर आती हैं, जो आने वाले वक्त में जंग का रुख बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दक्षिण कोरिया में लगातार दूसरे दिन किम की गोलाबारी जारी है। आज फिर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में गोलाबारी की है। 60 से ज्यादा राउंड दक्षिण कोरिया पर फायर हुए हैं। शुक्रवार को किम ने 200 राउंड गोलाबारी की थी। रूस ने अब तक का सबसे विध्वंसक बम बनाने का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम होगा। खास बात यह है कि रूस इस बम को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर लोड करने के लिए तैयार कर रहा है। यानी जार बम से भी ज्यादा ताकतवर बम को ICBM पर लोड करके दुनिया के किसी भी हिस्से को टारगेट किया जा सकता है। देखिए क्या है रूस के सबसे विनाशक बम की खूबियां। ये है रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत। इसकी रेंज में धरती का हर हिस्सा आता है। इसको कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोकने की ताकत नहीं रखता। रूस की महाविध्वंसक मिसाइल एक साथ 10 या उससे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और अलग अलग टारगेट पर एक साथ 10 न्यूक्लियर हमले कर सकती है। लेकिन रूस की सरमत और यार्स जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स अब और भी ज्यादा विध्वंसक बनने वाली हैं, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्ति वाला न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है। रूस 100 मेगाटन का एटम बम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब तक धरती पर सबसे शक्तिशाली एटम बम रूस के पास ही है। यह एटम बम 50 मेगाटन क्षमता का है। यह बम 27,200 किलो का है और इसकी लंबाई 26 फीट है। लेकिन अब रूस जार से भी बड़ा बम बना रहा है। रूस के 100 मेगाटन एटम बम प्रोजेक्ट का नाम है AN602। रूस ने 1961 में जार बम बनाया था और उसके बाद से अब तक इतना शक्तिशाली बम नहीं बन पाया है। अमेरिका के पास भी 50 मेगाटन की क्षमता का बम नहीं है।
अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो लिटिल बॉय और फैट बॉय बम गिराए थे, उनकी क्षमता 15 किलोटन और 21 किलोटन थी। इन बम से जापान के 2 शहर खाक हो गए थे। अब रूस के 100 मेगाटन बम होने से विनाश की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये इतना विनाशकारी होगा कि न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस जैसे 3 शहरों को एक साथ खत्म कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका और इजराइल के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। नसरल्लाह के ऐलान के बाद ईरानी प्रॉक्सी ने भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने तो 24 घंटे के अंदर इजरायली धरती पर 63 मिसाइलें दाग दी हैं। उधर अरब में अमेरिका की विदाई हो सकती है। ईरान की अगुवाई में अमेरिका के खिलाफ नया और बड़ा मोर्चा तैयार हो गया है। इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस को बंद करने की तैयारी है। तो सवाल यही है कि क्या यह संभव है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका क्या करेगा? गाजा जंग में ईरानी प्रॉक्सी की खतरनाक तरीके से वापसी हो गई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने संदेश जारी किया तो ईरान के समर्थन वाले कई कट्टरपंथी संगठन विध्वंसक हो गए। हिजबुल्लाह का जोश तो इतना हाई हो गया कि उसने इजराइल पर एक के बाद एक 63 मिसाइल दाग दी। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल में इतनी बड़ी मिसाइल विस्फोट तब किए जब उसे ईरान से बारूदी बैकअप मिल गया। इजराइल पर एक तरफ से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ से हमास धावा बोल रहा है। हमास ने दक्षिणी इजराइल और टेल अवीव में भीषण रॉकेट हमला किया। एक तरफ इजराइल पर हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अरब में अमेरिका और इजराइल के विरोध में कई देशों का गुट तैयार हो रहा है। इस गुट का मतलब अमेरिकी सेना को अरब से निकालना है, अमेरिका की विदाई कर इजराइल को अकेला और अलग थलग करना है। अमेरिका के खिलाफ बन रहे इस गुट की अगुवाई कर रहा है ईरान। इसका साथ दे रहे हैं इराक, यमन, सीरिया और लेबनान। ईरान ने जमकर मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर सुलेमानी की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका तैयार रहे, उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने कहा कि इराक, सीरिया और लेबनान के लिए अमेरिका से छुटकारा पाने का यह ऐतिहासिक मौका है। इराकी पीएम ने फिर कहा कि इराक में अमेरिकी सेना के लिए अब जगह नहीं है, उसे यहां से जाना होगा। एक तरफ अरब और मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना को निकालने की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ अमेरिकी बेस पर हमले तेज हो गए हैं। बगदाद में मौजूद अमेरिकी बेस पर फिर से ड्रोन हमला किया गया। उधर हूती ने भी विध्वंसक ऐलान कर दिया है। हूती ने कहा कि लाल सागर में अमेरिकी टास्क फोर्स का हिस्सा जो भी देश बनेगा हम उस पर भी हमले करेंगे। जाहिर है अमेरिका और इजराइल के लिए हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या अरब से अब जल्द ही अमेरिका का निकाला होने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो इस सुपर पावर के लिए बहुत बड़ा सदमा साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बांग्लादेश एक बार फिर चुनाव से पहले
दहलने लगा है। 7 जनवरी को देश में आम चुनाव से ठीक पहले कुछ लोगों ने ट्रेन में आग लगा दी। 5 लोग जलकर मर गए, लेकिन आरोपी अब तक फरार हैं। वहीं विपक्ष शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। आखिर 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और क्या ये आग साजिशन लगाई गई? कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। বাংলাদেশের গণদেশপ্রেমিক মানুষ ভোট দিতে যাবে না। ये आग बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक पहले लगी। ये आग बांग्लादेश में नया प्रधानमंत्री चुनने से सिर्फ चंद घंटे पहले लगाई गई। सात जनवरी को बांग्लादेश में वोटिंग से एक दिन पहले ढाका के गोपीनाग इलाके में कुछ लोगों ने एक पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। आग लगने की इस घटना में 5 लोगों के मरने की खबर है। आग उस वक्त लगी जब पैसेंजर ट्रेन बेनापोल एक्सप्रेस रात 9 बजे ढाका रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। तभी इस ट्रेन के 4 डिब्बे भीषण आग से धधक उठे। आग बुझाने के लिए 7 फायर फाइटिंग यूनिट्स को मौके पर भेजा गया और 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद रात लगभग 10:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। आरोप लग रहे हैं कि यह हमला लोगों को डराने और संसदीय चुनावों में मतदान करने से रोकने के मकसद से किया गया। बांग्लादेश में 7 जनवरी को 300 में से 299 सीटों पर वोटिंग होगी। विपक्षी दल लंबे समय से शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष कार्यवाहक सरकार की मांग करते हुए चुनावों का बहिष्कार कर रहा है। आगजनी की घटना के बाद चुनाव का विरोध और तेज हो गया है। ट्रेन में आग लगने के बाद अगले ही दिन 100 से ज्यादा विपक्षी नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता ढाका की सड़कों पर उतर आए। विपक्ष किसी भी कीमत पर शेख हसीना को बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता। विपक्ष के कई बड़े नेता लोगों से चुनाव में वोट न डालने की अपील कर रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को एक केस में 6 महीने की जेल की सजा सुना दी गई थी, जिसके बाद 5,000 टका बॉन्ड के बदले उन्हें जमानत मिली। लेकिन विपक्ष ने इसे भी राजनीति से प्रेरित बताया था। वैसे बांग्लादेश में चुनावों के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है और इस बार भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रेन में आग किसने लगाई, 5 मौतों का जिम्मेदार कौन है, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।